नमस्कार। हाँ। आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जिनसे हम सब कभी ना कभी वास्ता रखते हैं। दवाएं। हाँ। लेकिन सिर्फ दवा नहीं बल्कि उनके अलग अलग रूपों के बारे में, जैसे गोलियां हैं, कैप्सूल्स हैं, पीने वाली दवाएं, मलहम, ये सब क्या है और क्यों अलग अलग होते हैं। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस विषय यानी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की बुनियाद समझाते हैं। हाँ। तो आज हम इन्हीं नोट्स की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि दवा का जो असली असर करने वाला तत्व है, जिसे ड्रग मॉलिक्यूल कहते हैं, वो हमारे शरीर में सही जगह तक कैसे पहुंचता है। बिल्कुल। हम अक्सर दवा और औषधि मतलब ड्रग और मेडिसिन इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर आज देखेंगे कि इनमें एक अहम फर्क है। चलिए इस फर्क को और इन डोसेज फॉर्म्स की दुनिया को थोड़ा और क्या कहते हैं खंगालते हैं। हाँ जरूर, ये कंफ्यूजन आम है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी विचार से करते हैं। किसी भी औषधि यानी जो दवा हम लेते हैं उसे हम ऐसे समझ सकते हैं, औषधि इज इक्वल टू एपीआई प्लस एक्सिपियंस। अब ये एपीआई और एक्सिपियंस क्या है? सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं ये शब्द। हाँ लगते हैं, पर इनका मतलब समझना जरूरी है। हाँ, तो ये डोजेज फॉर्म यानी औषधि का स्वरूप आखिर है क्या चीज? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये वो जरिया या वो शक्ल है जिसके द्वारा दवा के असली असरदार अणु, जिन्हें तकनीकी भाषा में एपीआई कहते हैं, शरीर के उस हिस्से तक पहुंचाए जाते हैं जहां उन्हें अपना काम करना है, मतलब साइट ऑफ एक्शन तक। बिल्कुल सही कहा। एपीआई का पूरा मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये उस दवा का आप कह सकते हैं मुख्य रासायनिक हिस्सा है। अच्छा। जो बीमारी को पहचानने, उसका इलाज करने या उसे रोकने के लिए जिम्मेदार है। आसान शब्दों में कहें तो यही वो सक्रिय चीज है जो असल में बीमारी पर असर डालती है। ओके, तो ये हुआ मेन हीरो मतलब एपीआई। हाँ बिल्कुल। और फिर आते हैं एक्सिपियंट्स यानी सहायक पदार्थ। एक्सिपियंट्स। ये वो चीजें हैं जो एपीआई के साथ मिलाई जाती हैं। इनका काम सिर्फ दवा को गोली या सिरप जैसी शक्ल देना ही नहीं है। अच्छा, और क्या करते हैं ये? ये दवा को स्थिर रखने में मदद करते हैं, मतलब वो जल्दी खराब ना हो। उसे सुरक्षित बनाते हैं और शरीर में सही तरीके से घुलने या पहुंचने में भी मदद करते हैं। अरे वाह। इसीलिए वो समीकरण अहम है। औषधि इज इक्वल टू सक्रिय घटक एपीआई प्लस सहायक पदार्थ एक्सिपियंट्स। ये सहायक पदार्थ बहुत सोच समझ के चुने जाते हैं। ये सिर्फ फिलर्स नहीं है। समझ गई। तो मतलब ये सपोर्टिंग एक्टर्स हैं पर बहुत जरूरी वाले। हाँ कह सकते हैं। इनके बिना एपीआई ठीक से काम नहीं कर पाएगा या शायद शरीर तक पहुंचेगा ही नहीं। और इन सबको मिलाकर जो डोसेज फॉर्म बनता है उसका मकसद क्या होता है? जाहिर है हम चाहते हैं कि दवा असर करे। स्रोत कहता है मकसद है ऑप्टिमम डिजायर्ड इफेक्ट्स, यानी ज्यादा से ज्यादा मनचाहा असर मिले। और मिनिमम एडवर्स इफेक्ट यानी नुकसान या साइड इफेक्ट कम से कम हो। ये संतुलन साधना ही शायद सबसे मुश्किल काम है ना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है फॉर्मुलेशन साइंस में। मैक्सिमम फायदा, मिनिमम नुकसान। तो ये जो इतनी मेहनत करके डोजेज फॉर्म बनाए जाते हैं, इसके पीछे कोई विज्ञान भी तो होगा। मतलब सिर्फ एपीआई और सहायक चीजें मिला देना ही काफी नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर फार्मास्यूटिक्स का रोल आता है। फार्मास्यूटिक्स ये क्या ब्रांच है? ये फार्मेसी की वो ब्रांच है जो इन्हीं डोजेज फॉर्म्स के डिजाइन, उनको बनाने के तरीके यानी फॉर्मुलेशन, उनके उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी गुणवत्ता की जांच टेस्टिंग, इन सब से जुड़ी है। ये एक पूरा विज्ञान है। अच्छा। फार्मास्यूटिक्स का काम ये सुनिश्चित करना है कि जो भी दवा बन रही है, चाहे वो गोली हो, कैप्सूल हो या कोई घोल, वो सुरक्षित हो, पहली बात। दूसरी, असरदार हो। और तीसरी, स्थिर हो। स्थिर मतलब? स्टेबल। हाँ, स्टेबल। स्थिर होने का मतलब है कि वो अपनी गुणवत्ता समय के साथ बनाए रखे। ऐसा ना हो कि कुछ दिन में ही खराब हो जाए या उसका असर कम हो जाए। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। डोसेज फॉर्म का डिजाइन कैसा हो कि दवा सही जगह, सही समय पर रिलीज हो। फॉर्मुलेशन में कौन से एक्सिपिएंट्स इस्तेमाल करें, किस मात्रा में करें, बनाने की प्रक्रिया क्या हो, क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो, और दवा कितने समय तक ठीक रहेगी, जिसे स्टेबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, तो मतलब फार्मास्यूटिक्स सिर्फ दवा बनाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि वो दवा सही तरीके से काम करे, इस्तेमाल करने में सेफ हो, और जब तक हम उसे इस्तेमाल करें तब तक उसकी क्वालिटी बनी रहे। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा और जरूरी काम लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। हर दवा जो आप देखते हैं, उसके पीछे बहुत साइंस और मेहनत लगी होती है उसे उस रूप में लाने के लिए। अब जब हमने ये समझ लिया कि डोजेज फॉर्म क्या है
और उसे बनाने का विज्ञान क्या है, तो ये देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। स्रोत मुख्य रूप से 4 बड़ी कैटेगरीज बताते हैं: ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड, अर्ध ठोस यानी सेमी सॉलिड और गैसीय यानी गैसियस। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इनके अंदर भी कई प्रकार हैं। चलिए ठोस से शुरू करते हैं। ठीक है। ठोस यानी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, ये शायद सबसे आम है जो हम देखते हैं। स्रोत इनमें भी 2 तरह के बताता है, यूनिट डोजेज और बल्क डोजेज। इनमें क्या फर्क है? देखिए, यूनिट डोजेज का मतलब है कि दवा की हर एक खुराक मतलब हर डोज एक अलग इकाई या यूनिट में बनी हुई है। जैसे कि गोली, हाँ, जैसे कि गोलियां, टैबलेट्स, जिनको पाउडर को दबाकर बनाया जाता है, या फिर कैप्सूल्स। जिनके अंदर पाउडर या छोटे दाने एक खोल में भरे होते हैं। अच्छा, पाउडर भी अगर अलग अलग डोज के सैशे में पैक हों तो वो भी यूनिट डोज कहलाएगा। पिल्स भी इसी कैटेगरी में आती हैं। हालांकि आजकल टैबलेट और कैप्सूल ज्यादा चलते हैं। और इनका फायदा क्या है यूनिट होने का? फायदा यह है कि खुराक एकदम नपी तुली होती है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि कितना लेना है, बस एक गोली या एक कैप्सूल ले लिया। लेने में भी आसानी होती है। हाँ, ये तो है। और दूसरा टाइप था बल्क डोजेज। हाँ, बल्क डोसेज। ये आमतौर पर पाउडर या दानों के रूप में होता है और एक बड़े डिब्बे या बॉटल में आता है। अच्छा, जैसे कुछ पेट के पाउडर आते हैं। बिल्कुल, जैसे कई एंटासिड पाउडर या कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण आते हैं। इसे मरीज को खुद नाप कर लेना होता है, चम्मच से या किसी और मेजर से। ये आंतरिक इस्तेमाल के लिए होते हैं। समझ गई। यूनिट मतलब हर खुराक अलग, बल्क मतलब खुद नाप कर लो। गोलियां और कैप्सूल्स सबसे जाने पहचाने यूनिट डोज हैं। बिल्कुल। अब अगर ठोस से आगे बढ़ें तो आती हैं तरल दवाएं, लिक्विड। ये भी बहुत आम है, खासकर बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें गोली निगलने में दिक्कत होती है। हाँ, सही कहा। स्रोत इनमें भी 2 प्रकार बताता है, मोनोफेजिक और बाइफेजिक। ये थोड़े फिर से टेक्निकल नाम लग रहे हैं, इनका क्या मतलब है? हाँ, ये नाम उनके फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब वो दिखते कैसे हैं उसके बारे में बताते हैं। मोनोफेजिक मतलब एक ही फेज वाला। एक फेज मतलब इस तरह की तरल दवा में एपीआई और सारे सहायक पदार्थ पूरी तरह से तरल में घुल जाते हैं, एक सार हो जाते हैं। आपको कोई कण तैरते हुए या अलग परत नहीं दिखती। अच्छा, एकदम क्लियर सॉल्यूशन जैसा। हाँ, ये एकदम साफ घोल हो सकता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि सॉल्यूशन तो है ही, फिर सिरप जो अक्सर मीठे होते हैं और उनमें चीनी या शुगर सब्स्टिट्यूट होता है। बच्चों वाली मीठी दवाएं। हाँ, फिर लिंक्टिसेस, ये गाढ़े मीठे सिरप होते हैं जो गले को आराम देने और खांसी कम करने के लिए होते हैं। टिंक्चर जो आमतौर पर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में पौधा या दवा का अर्क होते हैं। एरोमेटिक वाटर जिनमें सुगंधित तेल घुले होते हैं। और एलिक्सिर, ये भी मीठे और अल्कोहल युक्त घोल होते हैं। इन सब में दवा पूरी तरह घुली होती है। ओके, ये सब मोनोफेजिक हुए। और बाइफेजिक? और बाइफेजिक मतलब 2 फेज वाला। इसमें दवा या तो तरल में पूरी तरह घुलती नहीं, या फिर 2 ऐसे तरल होते हैं जो आपस में मिलते नहीं, जैसे तेल और पानी। अच्छा। नतीजा ये होता है कि आपको 2 अलग-अलग फेज दिखते हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन और सस्पेंशन, इनमें क्या फर्क है? इमल्शन में तेल जैसी चीज पानी जैसी चीज में छोटी-छोटी बूंदों के रूप में बिखरी रहती है, या कभी-कभी उल्टा भी होता है, मतलब तेल और पानी का मिक्सचर जो स्टेबल बनाया गया हो। और सस्पेंशन? सस्पेंशन में दवा के ठोस कण सॉलिड पार्टिकल्स तरल में तैरते रहते हैं, घुलते नहीं। वो नीचे बैठ जाते हैं अगर दवा रखी रहे। अच्छा, इसीलिए सस्पेंशन वाली दवाओं पे लिखा होता है इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं, ताकि वो जो कण नीचे बैठ गए हैं वो वापस पूरे तरल में फैल जाएं और हर खुराक में सही मात्रा मिले। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। अगर आप सस्पेंशन को बिना हिलाए लेंगे तो हो सकता है शुरू के खुराकों में दवा कम मिले और आखिरी में बहुत ज्यादा, या उल्टा भी हो सकता है। तो असर ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, इससे दवा का असर ठीक नहीं होगा। इमल्शन को भी कभी कभी हिलाने की जरूरत पड़ सकती है, ये पक्का करने के लिए कि वो एक जैसा है। तो हाँ, मोनोफेजिक मतलब सब घुला हुआ, बाइफेजिक मतलब कुछ तैर रहा है या अलग है जिसे मिलाना पड़ सकता है। ये तो तरल दवाओं की बात हुई। अब तीसरी कैटेगरी है अर्ध ठोस यानी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। जैसा नाम से लगता है, ये ना तो पत्थर जैसे ठोस होते हैं, ना पानी जैसे तरल। क्रीम, मलहम वगैरह इसी में आते होंगे। हाँ, बिल्कुल, ये वही है। स्रोत इन्हें बाहरी और आंतरिक उपयोग के हिसाब से बांटता है।
बाहरी मतलब स्किन पे लगाने वाले? हाँ, बाहरी उपयोग यानी जो त्वचा पर लगाए जाते हैं। हम्म उनमें सबसे आम है ऑइंटमेंट यानी मलहम। ये अक्सर ज्यादा तैलीय मतलब ऑयली होते हैं और त्वचा पर एक परत बनाते हैं जो दवा को धीरे धीरे रिलीज करती है और त्वचा को नमी भी देती है। हम्म फिर है क्रीम्स। हम्म ये ऑइंटमेंट से कम तैलीय होती हैं, पानी आधारित भी हो सकती हैं और त्वचा में आसानी से जज्ब हो जाती हैं। अच्छा, क्रीम जल्दी एब्जॉर्ब होती है। हाँ, आमतौर पर। हम्म फिर आते हैं पेस्ट्स। ये ऑइंटमेंट से ज्यादा गाढ़े होते हैं क्योंकि उनमें ठोस पाउडर की मात्रा ज्यादा होती है। ये त्वचा पर ज्यादा देर टिके रहते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड पेस्ट। बिल्कुल। और फिर हैं जेलीज। ये पानी आधारित होती हैं, अक्सर पारदर्शी होती हैं और त्वचा पर ठंडक का एहसास दे सकती हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग जेली या कुछ दर्द निवारक जेली। ओके। इन सब का मकसद दवा को त्वचा की सतह पर लगाना या त्वचा के जरिए शरीर में पहुंचाना होता है। ये तो हुए बाहरी। आंतरिक उपयोग वाले सेमीसॉलिड कौन से हैं? हाँ, आंतरिक उपयोग के लिए अर्धठोस रूप भी होते हैं जिन्हें शरीर के अंदरूनी हिस्सों मतलब बॉडी कैविटीज में डाला जाता है। इसके उदाहरण हैं सुपोजिटरीज और पेसरी। सपोजिटरीज और पेसरी, ये क्या होते हैं? सुपोजिटरीज आमतौर पर मलाशय यानी रेक्टम में डाली जाती हैं और पेसरी योनि यानी वजाइना में डाली जाती है। अच्छा। ये शरीर की गर्मी से पिघल जाती हैं या घुल जाती हैं और दवा वहीं रिलीज हो जाती है जहां उसकी जरूरत है। तो ये कब इस्तेमाल होती हैं? ये उन स्थितियों में उपयोगी हैं जब दवा मुंह से नहीं दी जा सकती, जैसे किसी को उल्टी आ रही हो या मरीज बेहोश हो, या फिर जब दवा का असर सीधे उसी जगह पर चाहिए होता है, लोकल इफेक्ट। अच्छा, ये सपोजिटरी और पेसरी वाली बात शायद कम लोगों को पता होगी। हाँ शायद, पर यह भी दवा देने का एक बहुत जरूरी और असरदार तरीका है कुछ मामलों में। अब बची आखिरी कैटेगरी, गैसीय डोजेज फॉर्म। नाम से तो लगता है ये हवा या गैस के रूप में होंगी। हाँ, करीब करीब। ये वो दवाएं हैं जो गैस, वाष्प या बहुत महीन कणों के रूप में दी जाती हैं, जिन्हें सांस के साथ अंदर खींचा जाता है। जैसे अस्थमा के इनहेलर। बिल्कुल। इनके सबसे आम उदाहरण हैं इनहेलर्स, जो अस्थमा या सीओपीडी जैसी फेफड़ों की बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं। ये दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं जहां असर की जरूरत होती है। इससे दवा बाकी शरीर में कम जाती है और साइड इफेक्ट्स भी कम हो सकते हैं। और एरोसोल्स? दूसरे हैं एरोसॉल्स। ये दबाव वाले कंटेनर होते हैं जो दवा को स्प्रे या मिस्ट के रूप में छोड़ते हैं। ये सांस लेने के लिए भी हो सकते हैं, जैसे कुछ इनहेलर एरोसॉल फॉर्म में आते हैं, या त्वचा पर स्प्रे करने के लिए भी हो सकते हैं, जैसे दर्द निवारक स्प्रे या एंटीसेप्टिक स्प्रे। हाँ, वो दर्द वाले स्प्रे तो काफी कॉमन है। बिल्कुल। इनका फायदा है कि दवा बहुत तेजी से असर दिखा सकती है, खासकर फेफड़ों वाली बीमारियों में, क्योंकि वो सीधे एक्शन की साइट पर पहुंच जाती है। वाह, तो हमने चारों मुख्य प्रकार देख लिए, ठोस, तरल, अर्धठोस और गैसीय। हर एक के अपने अंदर कई रूप और हर रूप के पीछे एक मकसद, एक विज्ञान। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने क्या-क्या मुख्य बातें समझी? हमने समझा कि कोई भी औषधि या डोसेज फॉर्म सिर्फ दवा का पाउडर नहीं होता, बल्कि वो एक्टिव दवा यानी एपीआई और सहायक पदार्थों यानी एक्सीपियंट्स का एक सोचा समझा मिश्रण है। एपीआई प्लस एक्सीपियंट्स। हाँ, हमने ये भी जाना कि फार्मास्यूटिक्स वो विज्ञान है जो इन डोसेज फॉर्म्स को डिजाइन करता है, बनाता है और उनकी गुणवत्ता पक्की करता है, ताकि दवा सुरक्षित, असरदार और स्थिर रहे। राइट, सेफ, इफेक्टिव, स्टेबल। और हमने दवाओं के 4 मुख्य भौतिक स्वरूप देखे: ठोस जैसे गोलियां, कैप्सूल; तरल जैसे सिरप, सस्पेंशन; अर्धठोस जैसे क्रीम, मलहम; और गैसीय जैसे इनहेलर, एरोसोल। और उनके कुछ उदाहरण भी समझे। और ये सब जानना एक आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है? हम तो बस डॉक्टर की लिखी दवा ले आते हैं या केमिस्ट से पूछ लेते हैं। देखिए, ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सके कि हमारी दवाएं अलग-अलग शक्लों में क्यों आती हैं। क्यों कोई दवा गोली के रूप में है तो कोई सिरप? क्यों किसी दवा को खाने से पहले हिलाना पड़ता है? क्यों कोई क्रीम है तो कोई मलहम? हर डोजेज फॉर्म को खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि दवा सही मात्रा में, सही समय पर शरीर के सही हिस्से में पहुंचे और अपना काम ठीक से करे, वो भी कम से कम साइड इफेक्ट्स के साथ। अच्छा। ये समझ हमें अपनी दवाओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सकती है। जैसे अगर हमें पता है कि सस्पेंशन को हिलाना क्यों जरूरी है, तो हम उसे ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी दवाओं के प्रति हमारी समझ और शायद उनके सही इस्तेमाल को भी बेहतर बना सकती है। यकीनन। अब जब हमने ये सब जान लिया है, तो आखिर में एक सोचने वाली बात छूट जाते हैं श्रोताओं के लिए।
हमने देखा कि दवा को सही डोजेज फॉर्म में ढालना कितना जरूरी और कितना पेचीदा काम है। स्टेबिलिटी देखनी है, शरीर में दवा कैसे पहुंचेगी वो देखना है, बनाने का तरीका, बहुत कुछ। हाँ, काफी जटिल प्रक्रिया है। तो सोचिए, जब कोई एकदम नई दवा खोजी जाती है जिसका मॉलिक्यूल बिल्कुल नया है, तो उसके लिए सबसे अच्छा डोजेज फॉर्म तय करना, क्या वो गोली बनेगी या इंजेक्शन या शायद कोई पैच या कुछ और, ये कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। बहुत ज्यादा। कई बार तो दवा अच्छी होती है पर सही डोजेज फॉर्म बनाना ही मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ बनाना ही नहीं, बल्कि ये पक्का करना कि वो नए रूप में भी सुरक्षित और असरदार हो, या फिर ये सोचना कि एक ही एपीआई जब अलग-अलग डोजेज फॉर्म में दिया जाता है, जैसे टैबलेट बनाम सिरप, तो क्या शरीर में उसका सफर और असर अलग-अलग होता है? क्यों होता होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। बायोफार्मास्यूटिक्स इसी चीज से डील करता है।